नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजधानी कोचिंग सेंटर अशोक राजपथ पटना से आपका मित्र, सहयोगी और प्राध्यापक शैलेंद्र। आज मैं बात करने आया हूं आपसे अभी जो 70वीं बीपीएससी की परीक्षा जो हुई है, जिसका रिजल्ट आया है पीटी का, उसका जो मेंस की तैयारी होने वाली है उसके लिए हम लोग इसी 9 फरवरी से संध्या 7:30 बजे बैच शुरू कर रहे हैं। तो निबंध क्या है, कैसे लिखा जाता है, किस किस सेक्शन से निबंध आपको पूछेंगे, इन सारी बातों पर क्रमशः हम लोग बात करेंगे। तो आज जो हमारा टॉपिक है वह यह है कि निबंध क्या है और इसे कैसे लिखा जाता है। तो इस टॉपिक पर मैं आपसे बात करता हूं अभी कि निबंध क्या है। पहले बात कर लूं मैं, तब फिर अगली बात होगी कि कैसे लिखा जाता है। ये विजिबल है। निबंध क्या है? अब देखिए आप, जोर बंद मतलब अच्छी तरह बांध कर लिखना। तो अच्छी तरह बांध कर लिखना मतलब क्या? किस चीज से बांधना है? रस्सी से, रेशम की डोरी से, किसी और तरीके से? ऐसा नहीं है। विचारों को एक प्रवाह में जब बांधते हैं, एक लय में जब बांधते हैं, सिलसिलेवार तरीके से कहते हैं, तब वह निबंध होता है। वास्तविकता ये है कि लेख और निबंध एक दूसरे के पर्याय रूप में चल गए हैं, लेकिन लेख और निबंध में अंतर है। निबंध लेखन के लिए एक विशेष तरह की शैली होनी चाहिए। निबंध लेखन वह रचना है जिसमें निबंधकार का व्यक्तित्व प्रकट होता है। लेख केवल तथ्यों की जानकारी है और निबंध उसमें अपनी रुचि का सम्मिश्रण है। ये अंतर है। अब प्रायः सामान्य जो निबंध की पुस्तकें हैं या विद्वान हैं, वे आपको ऐसा सिखाते हैं कि निबंध लिखने के लिए पहले हमें भूमिका लिखनी चाहिए, दूसरे स्टेप में उसका विश्लेषण करना चाहिए, मतलब कि जो भी उसकी अच्छाई बुराई जितनी चीज़ें हैं वो बतानी चाहिए। एक सरल उदाहरण से मैं समझाता हूँ, जो शायद आपको वैसा नहीं पूछेंगे, लेकिन मैं समझाता हूँ कि प्रदूषण पर निबंध चल रहा है। तो ऐसा तो आप नहीं शुरू कर देंगे कि प्रकृति के सभी घटकों में जब असंतुलन पैदा हो जाता है तो उसे प्रदूषण कहते हैं। आप एक भूमिका ले लें, तो एक प्लेटफॉर्म बनाएंगे कि आज सारा विश्व अनेक तरह की समस्याओं से ग्रस्त है। हमारा भारत भी अनेक आंतरिक और बाह्य समस्याओं से परेशान है, लेकिन उनमें एक बड़ी चिंता की समस्या है प्रदूषण की समस्या। अब एक प्लेटफॉर्म मिल गया 2, 3, 4, 5 लाइन का। उसके बाद तुरंत विषय में प्रवेश कर गए आप। आपने ये बता दिया कि प्रदूषण क्या है, पहले स्टेप में बता दिया। तो दूसरे स्टेप में फिर बताया कि प्रदूषण के कितने प्रकार है।
तीसरे स्टेप में बताया कि प्रदूषण की क्या क्या हानियां हैं। चौथे स्टेप में बताया कि इसे कैसे मिनिमाइज किया जा सकता है, कम किया जा सकता है, और उसके बाद कैलकुलेशन डाल दिया। तो भूमिका विश्लेषण और उपसंहार मतलब समापन प्राय विद्वान आपको ये बताएंगे, लेकिन मैं सच्ची बात ये बताऊं कि निबंध लेखन की कोई निश्चित शैली नहीं है, ये मैं दावे के साथ आपको कहता हूं। हाँ, उसमें लयात्मकता, उसमें तथ्य, उसमें सारी बातें रहेंगी, लेकिन निबंध निजता का विषय है, इसलिए हमारी शैली की प्रधानता उसमें बहुत होती है। हाँ, ये बात जरूर है कि अगर आप मकान बनाने चले हैं तो ईंट, गिट्टी, बालू, सीमेंट आदि चीज तो आपके पास होनी चाहिए, लेकिन इन्हीं चीजों को मुझे दे दीजिए कि भाई एक घर तैयार कर दो, तो मैं जो फाउंडेशन डालूंगा, लोहे की तार जालियां बांधूंगा, उसमें गड़बड़ी होगी, नींव खड़ी करूंगा, उसमें गड़बड़ी होगी, दीवार कुछ दूर तक खड़ी करने के बाद टेढ़ी हो जाएगी, और उसका स्थापत्य का जो सौंदर्य है, आर्किटेक्ट का जो सौंदर्य है, वह तो बिल्कुल मेरे बूते की बात नहीं होगी, क्योंकि मैं घर जोड़ने का काम नहीं करता हूँ। अब मुहावरे में नहीं लीजिएगा, मैं इसको सामान्य अर्थ में ले रहा हूँ कि ये दीवार जोड़ने का काम मुझे नहीं आता, मैंने ये बात सीखी नहीं, कभी आजमाई नहीं, तो मैं कैसे कह सकता हूँ कि मैं इसको अच्छा जोड़ सकता हूँ। तो जैसे घर बनाने के लिए सारे मटेरियल उपलब्ध होने के बावजूद भी, घर बनाने का प्लॉट उपलब्ध होने के बाद भी, जैसे एक बढ़िया आर्किटेक्ट इंजीनियर छोटी सी जगह में भी एक खूबसूरत नक्शा बना देता है, बड़ी सी जगह में एक बड़ा भव्य प्रसाद का एकदम बड़ा लुक देता है, वैसा एक सामान्य आर्किटेक्ट इंजीनियर नहीं कर सकता। उसी तरह से कोई राजमिस्त्री, किसी के हाथ में जितनी फिनिशिंग है दूसरे के हाथ में उतनी ही होगी, ये जरूरी नहीं है। कोई भी कला, साहित्य भी एक कला है और सर्वश्रेष्ठ कला है, तो इसकी प्रस्तुति का ढंग भी सर्वश्रेष्ठ होता है। ललित कलाएं 5 होती है। जब मेरे साथ और दिन वर्ग में रहिएगा, मैं बात करूंगा। तो 5 ललित कलाएं होती है: स्थापत्य, मूर्ति, चित्र, संगीत और साहित्य। तो उसमें काव्य कला उसको बोलते। तो साहित्य एक कलात्मक अभिव्यक्ति है। निबंध क्या है? जैसे आप बहुत भयावह घने जंगल से गुजर रहे हो, जिसमें केवल डर ही डर हो, सन्नाटा ही सन्नाटा हो, आपको बहुत प्यास लगी हो और उसके बीच एक निर्मल झील मिल जाए। कैक्टस के जंगल में, अब तो उसमें भी खूबसूरती देख लेते हैं, लेकिन कैक्टस के जंगल में आप जा रहे हो और थोड़ी दूर में रंग बिरंगे गुलाब खिले हुए हों, तो आप रोमांचित भी होंगे, आश्चर्यचकित भी होंगे, आपकी संवेदना भी जगेगी। तो निबंध लेखन में निबंधकार की निजता प्रमुख होती है। वह इसी तरह की स्थितियां पैदा करता है बीच बीच में। जैसे बादल एकदम घनघोर छाया हुआ है, लगता है कि अभी एकदम बहुत जोर की मूसलाधार वर्षा होगी, और उस बीच बीच में बिजली चमककर हमें चौधिया जाती है। तो निबंध को फ्रेम करते हुए
वो बादलों की सघनता भी रहेगी और बीच बीच में वो बिजली की चौंध जब हम लगाएंगे तो आंख चौंधियाएंगी, मतलब एक रस से दूसरे रस पर संचार होगा। तो वैसी स्थिति में हमारा परीक्षक निश्चित रूप से हमें अच्छा अंक देगा। निबंध घिसी पिटी भाषा की शैली नहीं है। सुनी सुनाई भाषा, रट्टा मार भाषा निबंध के लिए नहीं चाहिए। निबंध के लिए एक्साइटमेंट की भाषा चाहिए। ठीक है, हम तथ्यों को डालेंगे, ठीक है, हम विषय वस्तु को व्यवस्थित रखेंगे, लेकिन उसमें हमें कल्पना की उड़ान, चिंतन, शैली का लालित्य, ये सब कुछ उसमें डालना पड़ेगा। ऐसे निबंध जैसे अपने मुंह मियां मिट्ठू वाली कहानी मैं नहीं करना चाहता हूं, लेकिन मैं जब कोई निबंध लिखता हूं तो इस दृष्टिकोण को अपनाता हूं कि ऐसा दृष्टिकोण रहे, कुछ पंक्तियां बीच बीच में ऐसी रहे जो परीक्षक को थोड़ा सा एक्साइटमेंट मिलाए। देखते गाय को संगीत सुना देते हैं तो ज्यादा दूध देती है। उसी तरह से हम अपने परीक्षक को सुनी सुनाई बात कहेंगे तो उससे कोई बहुत फर्क नहीं पड़ेगा, एक्साइटमेंट नहीं आएगा, तो अंक वो उतना नहीं छोड़ेंगे जितना आप ले सकते हैं। तो ये ध्यान देना है कि निबंध लिखने का, सीखने का ये फार्मूला हो सकता है जरूर, लेकिन लिखने का ये फार्मूला कभी नहीं है। निबंध लिखना तो अपनी कल्पना, अपनी उड़ान, अपनी क्षमता, अपनी सोच, अपनी शैली पर निर्भर करता है। बहुत सारे ऐसे निबंधकार हुए हमारे यहाँ, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य विद्यानिवास मिश्र, कुबेर राय जी। विद्यार्थियों के लिए निबंध लिखने वालों में रांची यूनिवर्सिटी के दिवंगत प्रोफेसर आदरणीय डॉक्टर वचनदेव कुमार जी। वचनदेव कुमार जी को अगर आप पढ़िएगा तो यद्यपि उसमें जो निबंधों का संकलन है वो अब पुराने ढर्रे का हो चुका है, इसलिए आपके काम की चीजें वहां बहुत नहीं रहेगी, लेकिन उनकी भाषा और उनकी भूमिका उनके निबंध का पढ़कर देखिएगा। उन्होंने साफ इनकार कर दिया है सभी विद्वानों को, और अपनी निजी जो कला होती है, अपनी निजी भाषा शैली में उन्होंने निबंध लिखे और अपने जमाने में विद्यार्थियों की जुबान पर वे चढ़े रहे, जिसे देखो बृहत निबंध भास्कर, मैं भी उसे निबंध भास्कर को पढ़कर ऐसा सीख पाया हूं, ये मेरी सच्चाई है। तो उनकी शैली देखिएगा जरा, जब वो रामचरितमानस को थर्मामीटर कहते हैं तब आप एक बार झटका लगेगा आपको, कहाँ थर्मामीटर और कहाँ रामचरितमानस। तो कैसे कह दिया उन्होंने, क्या बेमेल मिला दिया? कहाँ का रोरा कहाँ का ईटा जमा करके भानुमति ने कुनवा जोड़ दिया क्या? नहीं। समानता तीन तरह की होती है, एक होती है रूप की समानता, एक होती है गुण की समानता, और एक होती है प्रभाव की समानता। तो उन्होंने लिखा कि रामचरितमानस युग के ताप को मापने वाला थर्मामीटर है। रामचरितमानस युग के ताप को मापने वाला थर्मामीटर है। तो थर्मामीटर हमारा ताप मापता है, रामचरितमानस समाज का ताप माप सका, इसलिए दोनों में प्रभाव की समानता रही तो उन्होंने मेल मिला दिया। और उनके निबंध में ऐसे चमत्कार आपको जगह जगह देखने को मिलेंगे। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी और आचार्य विद्यानिवास मिश्र के निबंध तो खैर साहित्यिक निबंध है,
अगर विद्यार्थियों के लिए निबंध की बात करें तो वचनदेव जी ने विद्यार्थियों के ही लिए लिखा था, परीक्षा के दृष्टिकोण से लिखा था, लेकिन उनकी निबंध शैली से आप कभी देखिएगा, परिचित हो लीजिएगा, आज भी वह पुस्तक उपलब्ध है। तो निबंध लेखन एक कला है। हाँ, ये जरूरी है कि उसके लिए हमें थोड़ी सी सामग्री तो चाहिए। भगोने में चावल भात बनानी है तो चावल तो चाहिए, लेकिन उसी चावल को मुझे बनाने दीजिएगा तो मैं गीला कर दूंगा। उसी चावल को जो निष्णात महिला है, जो रोज बनाती है महीन चावल, खुशबू वाले चावल, बासमती चावल, वो उसको ऐसा बनाएगी कि दाना दाना निखर आता है। तो निबंध तो सभी लिखते हैं, लेकिन उसमें निजता, अपना हृदय आपका, अपना व्यक्तित्व आपका कितना उतरा है, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। आपका दृष्टिकोण, आपका नजरिया क्या है उसके प्रति, ये ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। और ये सब बातें सीखने से आती है। हमने भी वर्षों अध्ययन किया है, वर्षों पढ़ा है, तो आपके सामने खड़ा हूं। आप कोई जरूरी नहीं है कि हिंदी के विद्यार्थी होंगे मेरी तरह। तो अगर आप हिंदी के विद्यार्थी नहीं भी हैं तो भी ये शॉर्ट टाइम का जो टारगेट बैच है, उसमें अगर आप इन टेक्निक्स से परिचित होते हैं तो निसंदेह आपको लाभ मिलेगा, इसमें मुझे कोई संदेह नहीं है। तो निबंध क्या है और कैसे लिखा जाता है? तो निबंध किसी भी विषय पर अपना विचार संप्रेषण है, उस विषय की मूल भावना पर स्वयं का दृष्टिकोण आरोपित करने का तरीका है निबंध। वह साहित्य की वह विधा है, जैसे अब विधा शब्द हमने कहा तो बहुत सारे जो हिंदी के विद्यार्थी नहीं है उनको विधा शब्द में समस्याएं होंगी। जैसे देखिए, साहित्य जो है उसकी प्रमुख दो विधा है, गद्य और पद्य। कोई भी साहित्य, इसकी प्रमुख दो विधाएं विकसित हुई हैं, एक गद्य है, एक पद्य है। पद्य या काव्य, पद्य या काव्य ही पुरानी विधा है, ये पहले थी। गद्य विधा का विकास बाद में हुआ। अब इस गद्य विधा के अनेक प्रकार हैं, कहानी है, उपन्यास है, एकांकी है, नाटक है, निबंध है, आलोचना है, आत्मकथा है, जीवनी है, रिपोर्टाज है, डायरी है, बहुत तरह के यात्रा वृत्तांत है। तो उन चीजों पर नहीं, आपको निबंध पर कंसंट्रेट करना है और इस बात को भूल जाना है कि निबंध लिखने में एक भूमिका होती है, बीच में उसका विश्लेषण होता है और अंत में उपसंहार होता है। हम कहीं से भी अपने निजी तरीके से निबंध को हम शुरू कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमें भ्रष्टाचार पर निबंध लिखना है, तो एक तरीका ये हो सकता है भ्रष्टाचार और भारत का भविष्य, ऐसा निबंध हमें लिखना है। तो एक तरीका ये हो सकता है कि हम शुरू करें कि हमारे देश में अनेक समस्याएं हैं, उनमें एक बड़ी समस्या है भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार का अर्थ होता है भ्रष्ट आचरण। जो लोग संवैधानिक और सामाजिक नियमों का उल्लंघन करके कोई अनैतिक कृत्य करते हैं तो उसे भ्रष्टाचार की संज्ञा दी जाती है। तो ये बात बार बार कहीं सुनी गई है किसी न किसी रूप में। तो सुनी हुई बात को जब परीक्षक सुनेगा तो वो एक सामान्य रहेगा, उस पर कोई विशेष प्रतिक्रिया नहीं होगी, एकाएक वह चौंकेगा नहीं, एकाएक उसमें एक्साइटमेंट नहीं होगा,
तो जाहिर है कि हमें एवरेज मार्क्स मिलेंगे। लेकिन अब हम शुरू करते हैं उसको, कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, कहाँ चिराग मयसर नहीं शहर के लिए। तो जब देश को आजादी मिलने वाली थी तो हमारे बलिदानियों ने यह कल्पना की थी कि सुराज होगा और हर घर घर में चिराग जलेगा। किंतु ऐसा हुआ क्या? रोशनी तो आई सूरज की, लेकिन मुरेर पर उतर गई, आंगन में आई तो नहीं, अंधेरे कमरे की बात तो दूर है। तो आज का जो हमारा परिवेश है, इसमें वो सांचा ही दरक गया है जिसमें वो खरे सिक्के ढलते थे। राजेंद्र प्रसाद जैसा कोई व्यक्तित्व आज भारतीय राजनीति में क्यों नहीं हो रहा है? लोहिया जैसा व्यक्तित्व क्यों नहीं हो रहा है? जेपी जैसा व्यक्तित्व क्यों नहीं हो रहा है? सब किसी न किसी रूप से लोभ लाभ में पड़े हुए हैं। आपको विश्वास होगा, भारत के पहले राष्ट्रपति ने राजेंद्र बाबू एकादशी पर पति पत्नी उबले हुए आलू से पारायण करते थे। ये मैं कहानी नहीं सुना रहा हूं, ये दस्तावेज मैं बता रहा हूं। भारत का राष्ट्रपति उबले हुए आलू से एकादशी व्रत का परना करता था, पारायण। क्या उस समय ड्राई फ्रूट्स नहीं थे? क्या उस अंग्रेजों के समय से ही थे? आज कौन भारत में ऐसा व्यक्तित्व है जो उस ऊंचाई को छुए, जो समाज के लिए इतना योगदान दे? आज अगर ईमानदारी की बात करेंगे हम, तो हमें मूर्ख समझा जाता है। ईमानदारी मूर्खता का पर्याय हो गया है भारतवर्ष में। जो जितना भ्रष्टाचारी है उतना ही ओहदेदार है, उतनी ही ऊंचाई पर है। तो एक तरफ हमारी सरकार विश्व 47 में भारत को विश्व गुरु बनाना चाहती है और दूसरी तरफ हमारे अंदर दीमक लगी, भ्रष्टाचार के दीमक ने चाट चाट कर हमें खोखला कर दिया है। तो ऐसे में हम अपने सपने को पूरा कर सकेंगे? प्रतिभा का चयन नहीं होता, उचित व्यक्ति को काम नहीं मिलता, भाई भतीजावाद चलता है, और तो और भ्रष्टाचार के एक अंग को ही ले, केवल दफ्तर को ले, तो चपरासी को देने वाला घूस वो कहलाता है बख्शीश। क्लर्क को देते हैं तो घूस या उत्कोच हो जाता है, और जब ऑफिसर्स को देते हैं तो सलामी कहलाती है। तो ऐसे सलामी दागने वाले भारतवर्ष में आप जरा चेक पोस्ट को देखिए, ट्रैफिक चेक पोस्ट को, वहां का नजारा आपको दिखता होगा। किसी कार्यालय में जाइए आप काम कराने, और वही नहीं, हम सभी भ्रष्टाचारी, कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में हम सभी भ्रष्टाचारी। तो क्या ये समस्या का निदान भ्रष्टाचारियों को जेल में भरने से होगा? कारा कानून बनाने से होगा? तब तो भारत के सारे जेल भर जाएंगे, विदेशों में भेजना होगा। इतनी बड़ी जनसंख्या है हमारी, क्योंकि हम सब उसमें भ्रष्टाचारी है। दो एक अपवाद होंगे तो होंगे। तो इस समस्या से नहीं, नैतिक मूल्य, नैतिक शिक्षा, संतोष, संवेदनशीलता, ऐसी चीजों से भ्रष्टाचार का निवारण हो सकता है। तो एक महदूद नजरिया रखना पड़ता है, एक तरीका रखना पड़ता है निबंध लेखन के लिए। तो उस तरह से हम निबंध लिखते हैं। एक विचार श्रृंखला हमारे अंदर चलनी चाहिए। ये तय है कि हमें अध्ययन करना पड़ता है, लेकिन यह भी तय है कि हमें मनन करना पड़ता है।
और जब मनन करते हैं किसी समस्या पर तो विचार उत्पन्न होते हैं, और उन विचारों को डालने के लिए एक विशेष शैली चाहिए हमारे पास। और जब उस शैली में जब कथन भंगिमा में हम जाते हैं तो उसके लिए काल्पनिक उड़ान चाहिए हमारे पास, एक तुलनात्मक अध्ययन चाहिए हमारे पास। तो ये बहुत कुछ होता है, लेकिन इतना कुछ होने पर भी निबंध तो लिखे ही जा रहे, निबंध तो लिखे ही जाएंगे। लेकिन निबंध की सर्वोत्तम डिग्री क्या है? सर्वोत्तम तो हो भी नहीं सकती, क्योंकि कितना भी बड़ा निबंधकार कोई भी निबंध लिख दे, संभावना बची रहती है कि आगे कोई उससे भी अच्छा लिख सकता है शायद। लेकिन मैं ये दावे के साथ कहता हूं कि यदि आपने हमारे साथ जुड़ना स्वीकार किया तो मैं तीनों सेक्शन में आपको उन पते पर ले जाऊंगा जहां से आप वो स्किल डेवलप करेंगे और आप निबंध लिख सकेंगे। ऐसा नहीं है कि नहीं लिख सकेंगे। तो अगले क्लास में जो हमारी बात होगी आपसे, वो बीपीएससी तीनों सेक्शन में जो निबंध पूछते हैं वो किस प्रकार के होते हैं और उसको हम कैसे लिख सकते हैं, इस पर हम लोग विचार करेंगे। आपको माँ सरस्वती की कृपा मिले। आप किसी भी धर्म संप्रदाय मजहब के हों, कोई मतलब नहीं है। आप विद्यार्थी हैं तो विद्या की देवी का आराधना करिए। आप मूर्ति पूजा नहीं करते हैं, नहीं करिए। प्रकृति की अच्छी शक्तियों का आह्वान कीजिए और अपनी तैयारी करिए। फर्स्ट टेस्ट आप पास कर चुके हैं। बीपीएससी यूपीएससी का पीटी निकालना ही बता देता है कि आप में दम है, और उस दम को केवल निखारने की जरूरत है। थोड़ा सा जब आप निखारेंगे, आप भी जानते हैं कि जीके जीएस की तैयारी में किसी कल्पना शक्ति की जरूरत नहीं पड़ती, किसी भाषा शक्ति की जरूरत नहीं पड़ती। तो जितने भी लोगों ने प्रारंभिक परीक्षा पास की है वो सब जीके जीएस तो समान लगभग तैयार कर रहे होंगे, उसमें बहुत डिफरेंसेस नहीं होगा। तो निबंध आपका गेम चेंजर होगा। ये इसलिए नहीं बोल रहा हूं कि मैं हिंदी निबंध पढ़ाता हूं, मैं इसलिए बोल रहा हूं कि आप लॉजिक लगाकर देख लीजिएगा कि वहां जो है हम कल्पना करते हैं, आपका इतना है नहीं, हम कल्पना करते हैं कि 100 नंबर का जीके जीएस है आपका, तो आपका वेरिएशन बहुत हो सकता है, तो 20 नंबर का हो सकता है। किसी को 80 आएगा तो किसी को 60 आएगा, 100 तो शायद ही आए। आ जाए ईश्वर के, सबको आए, इसमें तो मेरी खुशी है, विद्यार्थियों की अच्छाई। लेकिन निबंध में ये पूरा का पूरा उलट जाएगा। ये 300 नंबर का जो निबंध है इसको भी 100 में ही अभी बदलते हैं, तो 100 में कोई 95 भी लाएगा और कोई 35 भी लाएगा। तो बीच का जो रेशियो है, जो मार्जिन है, वो आप देख लीजिए। ये 0 हो गया, ये 6 हो गया। यहाँ 20 नंबर 25 नंबर का लीड ले सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं ले सकते। यहाँ आप 60 नंबर 50 नंबर 40 नंबर का लीड लेंगे तो आप समीकरण कर सकते हैं, गुना भाग कर सकते हैं कि कौन प्रतियोगिता में सफल होगा। वो तय बात है कि सफल होगा जिसकी निबंध की तैयारी अच्छी होगी। आपके लिए बहुत बहुत शुभकामना। अगली कक्षा में मैं तीनों सेक्शन पर बात करूंगा कि तीनों सेक्शन के निबंध को किस तरह से लिखते हैं। बहुत धन्यवाद।